प्री मेच्योर रिटायरमेंट पेंशनर्स, अगर हम पीएमआर वालों की बात करें तो ओआरओपी 3 का फ़ायदा आखिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम लोग प्री मेच्योर रिटायरमेंट की अगर बात करें तो जो पीएमआर वाले लोग हैं उनको ओआरओपी 3 का बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, ये तो हम सबको पता है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए ये रीज़न ये है ना कि ओआरओपी 2 उनको नहीं मिला था। अब जैसा कि आपको पता है कि ओआरओपी का क्या है ना कि शुरू से अगर हम वन रैंक वन पेंशन का इतिहास देखेंगे तो बेसिकली आज तक हुआ क्या है कि जो गलतियां, जो विसंगतियां ओआरओपी 1 में है वो ओआरओपी 2 में ट्रांसफर हुआ, और ओआरओपी 2 वाली चीजें ओआरओपी 3 में हुआ। तो इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि जब तक शुरू की जो प्रॉब्लम्स है उनको सही नहीं किया जाएगा तो आने वाला सही नहीं होगा। और यही रीज़न है कि पेंशनर का जो इंक्रीमेंट, जो बढ़ा हुआ पेंशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, हमारे पास कुछ पेंशनर्स का मैसेज आता है, वो रेगुलर पेंशनर, वो पीएमआर की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका कहना है कि अभी एरियर का मैसेज आ रहा है, मैं सबको बता भी रहा हूँ, तो उनको एरियर का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मुझे कम आ गया है। तो कम क्यों आ गया, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, आप खुद से सोच के बताइए जरा कि कम क्यों आ रहा है। वो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके पीपीओ में गड़बड़ी है। अब पीपीओ अगर जब तक सुधरेगा नहीं, वो उसी पीपीओ के अकॉर्डिंग उनको वो पेंशन क्रेडिट कर रहे हैं, तो पीपीओ की गलती, जब पीपीओ को सुधारेंगे तो डेफिनेटली उनका पेंशन भी बढ़ेगा। अब ऐसे वो पेंशनर लाख कुछ भी कर ले, वो पेंशन नहीं बढ़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए आपको पीपीओ पहले अपना सुधरवाना होगा, और एक बार जब पीपीओ सुधरेगा आपका रिकॉर्ड ऑफिस से, देन यू विल गेट द जो आपके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। प्री मेच्योर रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो आजकल इनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, मैं ये जागरूक इसलिए कर रहा हूँ ना कि अगर आप खुद से सोचिए कि अगर पीएमआर वालों का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, कुछ पेंशन बढ़ेगा ही नहीं, वो तो फिर हमारे रेगुलर पेंशनर से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो उनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जो पीएमआर हैं अभी आज के टाइम पे, जो प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और उनको ओआरओपी 2 में भी कुछ नहीं मिला, ओआरओपी 3 में भी अब कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो उनके लिए ये सच में दुख की बात है। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि ओआरओपी 2-3 तो नहीं मिला, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि एक कोर्ट केस हुआ है, और इसके ऊपर हमने देखिए एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ था एटीएच इंडिया के चैनल पे कि कोर्ट केस हुआ है, और ये ना आप ट्यूटोरियल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। हमने देखिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए, जैसे कि सितंबर की पेंशन का DA/DR 53% के साथ मिलेगी, न्यू अपडेट जो DA/DR का 55% का आंकड़ा है वो कब जारी होगा, ओआरओपी 3 का पीपीओ मिलना कब से शुरू हो गया, इस सब के बारे में हर टॉपिक पे हमने कवर अप किया हुआ है। तो क्या अब इसी तरीके से हमने एक वीडियो का ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें हमने प्री मेच्योर्ड जो रिटायरमेंट पेंशनर्स हैं उनके लिए हमने ये बताया था कि लाइक उनका जो है उनके बेनिफिट के लिए कोर्ट में केस किया गया है, तो वो ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ओआरओपी 3 पर कोर्ट केस होगा, सभी पेंशनर्स को साथ देना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी भाई हैं वो सबको बेनिफिट मिले। अब पीएमआर में तो बहुत सारा मिस्टेक है, हालांकि कोर्ट केस हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट केस का भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 में कुछ मिला नहीं है, कोर्ट केस का बेनिफिट क्यों नहीं होगा ये समझिए। लेकिन ये डेट का फर्क है, कोर्ट केस में डेट को लेकर के आवाज उठाई गई है। अब डेट क्या है कि अभी 1 जुलाई 2014 को, इस चीज को समझिएगा, 1 जुलाई 2014 को या 1 जुलाई 2014 के बाद जितने भी पेंशनर्स रिटायर्ड हुए हैं उनको ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 नहीं मिलेगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि कोर्ट केस में क्या ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ना गवर्नमेंट भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, 1 जुलाई 2014 वाला। तो इस नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए जो एप्लीकेशन डाला गया कोर्ट में, वो डाला गया कि नहीं 1 जुलाई 2014 को ना कर करके इसको बढ़ा करके 7 जुलाई 2015 कर दिया जाए। सरकार ने क्या किया हुआ है 1 जुलाई 2014, और जो कंप्लेंट डाली गई है कोर्ट में केस का वो है 7 नवंबर 2015। अब आप खुद से इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए अगर ये बात मान भी जाती है, ऐसे तो अभी ये मानी नहीं गई, अभी कोर्ट में केस हुआ है, सुनवाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ इस पे, लेकिन केस हो गया है, एएफटी के पास ये गया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन बात ये है कि ये एएफटी में अगर डेट के रिगार्डिंग बात होगी, कोर्ट केस होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, जो कोर्ट केस कर रही है,
तो मेरा उनसे बस एक छोटा सा सवाल है कि जुलाई के बाद आप नवंबर तक का काउंट कर रहे हैं, मतलब कि मोटा मोटी 1.5 साल का डिफरेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर उसके पहले का अगर कोई पेंशनर होगा तो उनका क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर अगेन प्रॉब्लम होगा। ये तो डेट को आप इंक्लूड ना करें, मेरा ये मानना है। आप डेट को इंक्लूड करेंगे, नोटिफिकेशन चेंज होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा। तो डेट को हटा करके प्री मैच्योर्ड को जैसे OROP 1 में लाया गया था, जब आप 1 रैंक 1 पेंशन की बात करेंगे तो जब फर्स्ट OROP आया था तो उसमें जिस तरीके से प्री मैच्योर वालों को इंक्लूड किया गया था, सेम चीज़ आप OROP 2 और OROP 3 में आपको लानी चाहिए। अगर आप डेट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे रह जाएंगे जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब देखिए रीज़न, इसका बहुत सारा रीज़न है। देखिए अब 30 जून 2019 वाला भी बात चल रहा है, तो लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ और इसका एक ही सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो मैंने एक लाइन में लिख दिया कि प्री मैच्योर्ड PMR जो है ना, वो चाहे कोई भी PMR हो, उसको डेट के दायरे में ना रखा जाए और उन सबको OROP 2 और OROP 3 के लिए एलिजिबल हो, और उनको अभी का OROP 3 तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये डेट वाले चक्कर में पड़ेंगे तो कोर्ट केस का अगर फैसला भी आ जाएगा, अभी तो सिर्फ कोर्ट केस हुआ है तो कुछ होगा नहीं। तो ये है, और मेरे सारे पेंशनर्स से ये विनती है कि जो रेगुलर पेंशनर्स हैं कि लाइक जो PMR वाले हैं उनका हेल्प ज़रूर करें। और जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ना बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो सच में पेंशनर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो आप डेट का इशू बना करके कोर्ट केस कर रहे हैं PMR वालों के लिए, तो उस डेट की वजह से क्या PMR का फ़ायदा हो सकता है? तो सभी PMR तो नहीं होगा। अगर 20% PMR वालों को आप OROP दिलवा दे रहे हैं तो फिर 80% कहाँ जाएंगे? और डेट का दायरा लाएंगे तो वो 30 to 40% का रेशियो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30% और ऐसे PMR वाले निकलेंगे जिनको ये बेनिफिट मिल पाएगा अगर डेट में चेंजेस होता है। अगर डेट में चेंज ही नहीं होता है तो वैसे भी PMR वाले को तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक आप जो कोर्ट केस कर रहे हैं उसमें डेट का फंडामेंटल नहीं लाइए, उसको आप डेट के दायरे से हटाइए और सीधा उसमें पॉइंट होना चाहिए कि जैसे रेगुलर पेंशनर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है वैसे एटलीस्ट PMR वालों को भी दिया जाए, अदरवाइज वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है। रेस्ट आपको पता है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल आपको ऑपरेट करने के लिए, देखिए हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए कि आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, इसमें किस तरीके से लॉगिन करते हैं, बिना लॉगिन किए हुए अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, हर चीज़ें हमने एकदम बारीकी से बताई हुई है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि लाइक देखिए हम लोगों ने जो कंटेंट बनाया है और जो आपके साथ शेयर करते हैं, बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पेशली जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं उनको स्पर्स चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनको एटलीस्ट स्पर्स जो है बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आ जाए, वो अपना स्पर्स पेंशन पोर्टल खुद से ऑपरेट करें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो स्मूथली इसको चला सकें। और जो नए पेंशनर्स आ रहे हैं वो तो बहुत इजी वे में स्पर्स को चला रहे हैं, वो हमें कमेंट करके भी बताते हैं। तो ओवरऑल आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को ज़रूर अपने से ऑपरेट कीजिए और खुद से सारी चीज़ें कीजिए। देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें जो है लाइक मैसेजेस नहीं आ रहा है, कॉरिजेंडम PPO का मैसेज नहीं आ रहा है, क्या करें? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके आप माई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप अपना कॉरिजेंडम PPO देख सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल रह जाता है तो देखिए OROP स्पर्स वालों ने ना एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो कि है 1800180532 अब आपको ऐसा नहीं है कि लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको कहीं और पूछना पड़ रहा है। आप अब देखिए ये हेल्पलाइन नंबर ऐसा है ना कि जाहिर सी बात है अभी कमियां तो है ही, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि स्पर्स पेंशन पोर्टल आ गया लेकिन उसमें कमी है, दिक्कतें हैं, लेकिन हमारा क्या काम है कि उस प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसको सीख लेना, उसी में भलाई है। क्योंकि वो जब चीज़ें आ गई हैं तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। कुछ पेंशनर्स कमेंट करते हैं कि नहीं स्पर्स बहुत गलत है, ऐसा है वैसा। देखिए ठीक है, गलत है, सब कुछ है, गलत टाइम पे आया,
लेकिन अब जो चीज़ें आ गई हैं तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो हम लोग करें। और दूसरा, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के ज़रूर आप सतर्क रहिए, ज़रूर उसके लिए एक्टिव रहिए। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू हो रहा है वो अपना भरें। जिनका एसबीआई बैंक से आ रहा है उनको पता है कि एसबीआई बैंक का एपीआई जो है वो स्पर्श से माइग्रेटेड है, तो आप जब चाहे तब एसबीआई बैंक में ही जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि जिनका एसबीआई बैंक में नहीं कहीं अदर से आ रहा है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ना, अगर स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक बायोमेट्रिक डिवाइस वाला ऑप्शन आता है, उसमें भी जाकर के आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहा था, किसी भी टाइप का आपको बस अपना आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर बताना है, आपका जो अपना पर्सनल आर्मी नंबर है वो बताइए। इस हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। और वो ना, जैसे एक दो बार में नहीं लगे तो पेंशनर परेशान हो जाते हैं कि यार नहीं लगा। देखिए क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम तो है ही, आप 4 5 6 बार ट्राई कीजिए, फ़ोन लगता है और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप एक बार वहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन करें। और ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं से शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करा पाएँ, सही वीडियो आप तक ला पाएँ। तो ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।